बहुत समय पहले की बात है। हरपुर रैन नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम सोहन था। सोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। सोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे। सोहन सेठ ध्यानचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था, और लकड़ी काटने के बदले में सेठ ध्यानचंद सोहन को पैसे देता था, जिससे सोहन और उसके परिवार का जीवन व्याप होता था। राधिका, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और चंदन पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ ध्यानचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा घर का खर्चा। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर सोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है? देखो, अब ये सेठ ध्यानचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने ध्यानचंद जी से 5,000 रुपए उधार ली थे, उसका ब्याज बढ़कर 400 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से काट रहा हूं। हाँ मोनू भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ ध्यानचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ ध्यानचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी, जब मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, और इस ध्यानचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी, इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ ध्यानचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? राधिका, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं राधिका, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ ध्यानचंद सबको पगार देता है। अरे मोनू, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2,000 है। मैंने तो इस महीने 3,000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3,000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया। और 1 घंटे आराम देख मोनू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2,000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ लें। बेचारे मोनू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था।
मोनू चुपचाप वह पैसे रख लेता है। सोहन, ये लो तुम्हारे 2500। पर सेठ जी, 2500? क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ लें। बेचारे सोहन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ ध्यानचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं मोनू, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्य दाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2000 इसमें घर खर्च कैसे चलाए? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं मोनू? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ ध्यानचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए, आप कितनी पगार मिला है? राधिका, इस बार सेठ जी ने बस 2800 ही दिए हैं। बस 2800 में कैसे घर चलाएंगे? 2000 तो बच्चों की फीस में ही निकल जाएंगे। फिर 800 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ राधिका, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं राधिका, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर सोहन काम पर निकल जाता है और जैसा कि सोहन ने कहा था, वह ध्यानचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। सोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है। दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह सोहन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर सोहन वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे गायों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर सोहन बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब गायों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब सोहन की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन गायों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? सोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गुफा में रखी एक मटकी पड़ जाती है। सोहन उस मटकी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी मटकी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। सोहन जैसे ही उस मटकी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर सोहन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन्न प्रकट हो जाता है और वह सोहन से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ गायों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस मटकी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा
यहाँ कोई नहीं है, तो यह मटकी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। सोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूं। पर आप है कौन? और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूं और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस मटकी को छू पाए। अब तुमने इस मटकी को छुआ है, तो यह मटकी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह मटकी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत सोहन, तुम यह मटकी ले जाओ। ये कोई साधारण मटकी नहीं है, बल्कि यह जादुई मटकी है। जादुई मटकी? क्या यह वही जादुई मटकी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई मटकी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ सोहन, ये वही जादुई मटकी है। अब तुम इस मटकी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस मटकी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस मटकी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस मटकी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस मटकी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। सोहन मटकी को लेकर घर आ जाता है। राधिका, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक मटकी। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे राधिका, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी मटकी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई मटकी है। राधिका को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस मटकी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ राधिका, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। सोहन थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने राधिका को रखने को दी थी। राधिका, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था, तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। राधिका चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे मटकी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस मटकी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधिका, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने सोनू और चंदन के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन सोहन ध्यानचंद सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पर सोहन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी सोहन से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर सोहन को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर सोहन घर आ जाता है। यह देखो राधिका, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल सोनू और चंदन के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई मटकी है, तो अब आपको उस सेठ ध्यानचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ राधिका, मैं सेठ ध्यानचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहां पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं, उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ ध्यानचंद जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसीलिए अगर मेरा भला हो रहा है, तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।